ओके, सो रिवीजन चालू हो रहा है। ये चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3B का, जैसे मैंने बताया 12 मार्क का चैप्टर है। 8 मार्क्स और विद ऑप्शन 12 मार्क्स का आएगा। अपने नोट्स में पेज 47 में मिल जाएगा तुमको। ये सारे क्वेश्चंस है, हम एक एक करके शुरू करेंगे जो हमने देखा था। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड में एक ड्रॉबैक है कि वो नहीं बता पाता कि प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़, ठीक है ना, कि प्राइस घटा तो क्वांटिटी कितना बढ़ेगा, ये नहीं बता पाता। कौन? लॉ ऑफ डिमांड। मानते हैं प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, बट कितना बढ़ेगा? 5%, 10%, 15%, ये लॉ ऑफ डिमांड इंटरेस्टेड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बोलता है प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ा। कितना लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, कितना ये इलास्टिसिटी बताता है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? वो क्वांटिटी का जो रिस्पॉन्स, जो जवाब प्राइस के घटने से क्वांटिटी कितना बढ़ेगा या घटेगा, हाउ मच, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, प्राइस चेंज हुआ, पापा गुस्सा हो गए तो तुम्हारे अलग अलग मूड्स जो होता है ना, मजाक में गुस्से है तो तुम हंसोगे, सॉर्ट ऑफ अलग अलग तुम्हारे रिएक्शन। उसी प्रकार से क्वांटिटी थोड़ा बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, वैसा टाइप का अलग अलग जो क्वांटिटी रिस्पॉन्ड करेगा। कभी 10%, कभी 20%, कभी कुछ भी नहीं, नमक रहा तो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा प्राइस के घटने से, तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार के होते हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस के 5 प्रकार होते हैं, इनकम के 5 प्रकार होते हैं, क्रॉस के 3 प्रकार होते हैं, वो हमने देखे थे। अभी हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप जो है मैंने बताया था, वैसे 5 है, लेकिन याद रखने के लिए शॉर्टकट बताया था। पहला यूनिटरी है, फिर रिलेटिव और परफेक्ट याद रखो। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना। रिलेटिवली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक। और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में कैसे याद रखना है? यू आर परफेक्ट, यू मतलब यूनिटरी, आर मतलब रिलेटिव, रिलेटिव मतलब इलास्टिक इन इलास्टिक, परफेक्ट मतलब इलास्टिक इन इलास्टिक। ऐसे याद रखोगे तो तुमको ये टाइप्स याद रहेंगे। सो ये तुम्हारे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का था, मैंने ऑलरेडी बताया था। तुमको सिर्फ क्या याद रखना है, ये इधर जो है, इधर 1 सेंटीमीटर तुम्हारा कम करना है, इधर 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है। बोलने का तात्पर्य है कि 10% प्राइस घटा, एग्जैक्टली 10% क्वांटिटी बढ़ा, इसको यूनिटरी बोलते हैं। मतलब जैसे सीसॉ होता है ना, एक साइड घटा तो दूसरे साइड बढ़ जाता है, और एक साइड नीचे किया तो दूसरे साइड ऊपर होता है, वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। करेक्ट। फिर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, प्राइस 10% घटा लेकिन क्वांटिटी 15-20% बढ़ गई, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आईफोन का ले लो। आईफोन का दाम 10% भी घटा है तो क्वांटिटी 15-20% बढ़ने का चांस पूरा रहता है, ठीक है ना, तो इसको रिलेटिवली इलास्टिक बोलेंगे। रिलेटिवली इनइलास्टिक में प्राइस 10% घटा लेकिन क्वांटिटी सिर्फ 10 या 15% बढ़ा, 6% बढ़ा, इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं। करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? सबको रिवाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है? कंफर्म करो, कंफर्म करो, आवाज आ रही है मेरी? यस। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल शक्कर का ले लो। 10% प्राइस घटा तो शक्कर थोड़ा ही बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, प्राइस के घटने से जब क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ जाता है उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। मैंने बोला था ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, मतलब कोई वर्ड में मिलेगा नहीं, बट जो नजदीक आते एग्जांपल मैंने फ्रीडम 251 का लिया था, जहाँ पे 250 रुपए में मोबाइल बेच रहे थे तो 2 दिन में 6 करोड़ मोबाइल का बुकिंग हुआ था इंडिया में। हालांकि उन्होंने सिर्फ 50,000 डिलीवर किया, उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, बाद में केस हो गया था उन पर, वो बात अलग है, ठीक है। और मैंने इसमें आईफोन 6 का भी एग्जांपल लिया था, 2 दिन में 1 करोड़ बुकिंग हुआ था आईफोन 6 का। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस बढ़े या घटे तुम्हारा क्वांटिटी बिल्कुल चेंज नहीं होता। एग्जांपल नमक से, जो ये है स्ट्रेट लाइन,
डी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना, और जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्वांटिटी एबनॉर्मली बढ़ता है, क्वांटिटी बिल्कुल बढ़ता नहीं है। सो डी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, नमक इज बेस्ट एग्जांपल है, करेक्ट। सो ये तुम्हारा था। और जितना नीचे होते जाइए, तुमको सिलेबस में नहीं, बस नॉलेज के लिए रखो। सबसे हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा, जैसे कर्व नीचे आते जाएगा इलास्टिसिटी कम होते जाएगा, ठीक है। फिर इनकम इलास्टिसिटी के 5 प्रकार मैंने बताए थे, सेम ही ये पहले 4 प्रकार, सिर्फ ये एक प्रकार अलग है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब ये 5 प्रकार डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा इनकम बढ़ गया 10%, तुमने क्वांटिटी एग्जैक्टली 10% बढ़ाया, इसको ये 1 सेंटीमीटर रखना इधर ये साइड, और इधर 1 सेंटीमीटर रखना, तो ई आई इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रेट जो प्राइस इलास्टिसिटी में रिलेटिवली इलास्टिक था, उसका यहाँ पे नाम है इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। 10% प्राइस बढ़ा, तुम्हारा क्वांटिटी 10% के ऊपर बढ़ा दिया। तुम एग्जांपल बर्गर का ले लो, तुम महीने में 5 बर्गर खाते थे, तुम्हारा पगार 10% बढ़ गया, अभी तुम 8 बर्गर खाते हो, मतलब तुमने अपना करीबन 60% बढ़ा दिया, 10% के ऊपर बढ़ा दिया क्वांटिटी। फिर लेस देन यूनिटी, तुम्हारा इनकम 10% बढ़ गया, पर तुम्हारा क्वांटिटी सिर्फ 5-6% ही बढ़ा है, 60% बढ़ा। शक्कर का एग्जाम्पल ले लो, इनकम बढ़ने से तुम ज्यादा शक्कर नहीं खाओगे, मे भी मिठाई थोड़ा सा ज्यादा बनाओगे, लेकिन सिर्फ डिमांड मिठाई का सिर्फ 6-7% ही बढ़ेगा। सो क्वांटिटी रिस्पॉन्ड कम कर रहा है, इसलिए लेस देन यूनिटी बोलते हैं। यहाँ पे जीरो, नमक, तुम्हारा इनकम बढ़ा या घटा, तुम्हारा नमक से का कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं ना घटेगा, उतना ही रहेगा। तो नमक का एग्जांपल इसमें बैठता है डी। सो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, बिकॉज क्वांटिटी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल नमक है। लेकिन ऐसे भी कुछ गुड्स है, जैसे समोसे, तुम महीने में 10 समोसे खाते थे, तुम्हारा इनकम बढ़ गया, अब तुम बर्गर खाने लगे हो, समोसा तुम 10 खाते थे, तुमने बंद नहीं किया, बस समोसा कम करके 6 कर दिया, जो 4 का डिफरेंस है वो तुम बर्गर खा रहे हो। सो तुम्हारे इनकम के बढ़ने से तुम सस्ते गुड्स का कंजम्पशन में भी कम कर दोगे। समोसा अच्छा एग्जांपल है, वड़ा पाव अच्छा एग्जांपल है, में भी तुम बर्गर में शिफ्ट हो जाओगे, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये तुम्हारे इनकम इलास्टिसिटी के 5 प्रकार तुम्हारे सामने आ रहा है। 4 प्राइस इलास्टिसिटी की तरह, ये एक एक्स्ट्रा है नेगेटिव। प्राइस इलास्टिसिटी में नेगेटिव इनकम इलास्टिक नहीं है, वो इसमें है इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी में आते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में एक वस्तु का दाम बदला हुआ तो उसका सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री में जो असर होगा उसको क्रॉस इलास्टिसिटी, जैसे कि कंपटीशन है पेप्सी और कोक में, तो ये सब्स्टिट्यूट हुए, या कार और पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट्री हुए, क्योंकि एक लिया तो दूसरा खरीदना पड़ेगा। और एक और है दो अनरिलेटेड, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा फर्नीचर और मोबाइल, कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग चीज है वैसे। तो इसमें ये 3 प्रकार है, पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट में लागू होगा, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री में, जीरो अनरिलेटेड है दोनों गुड्स। पॉजिटिव इलास्टिसिटी में पेप्सी ने दाम बढ़ा दिया तो लोग क्या करेंगे, कोक की तरफ आ जाएंगे। सो पेप्सी का दाम बढ़ता है तो कोक, पेप्सी के कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे कोक में, तो कोक का डिमांड बढ़ता है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लागू होगा। प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ा, याद रखना प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ कोक बढ़ता है। तो उसी प्रकार से नेगेटिव इलास्टिसिटी में कार का दाम यदि बढ़ता है तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाता है, या उल्टा भी कर सकते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो नए कार का सेल कम हो जाएगा। इसको लेस देन जीरो बोलते हैं, कार एंड पेट्रोल। नेगेटिव इसलिए कि प्राइस ऑफ कार बढ़ा तो ये घटा, और पिछला जो पॉजिटिव था ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, इसलिए पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, एक्स वाई इज लेस देन जीरो, नेगेटिव इलास्टिसिटी में। फिर जीरो इलास्टिसिटी में दोनों संबंध नहीं है दूध और वाइन का। जैसे मैंने बताया कि दूध का दाम बढ़ गया, तुम थोड़ी मम्मी को बोलेंगे मम्मी आज सवेरे दूध के बजाय वाइन दे, घर से हटा लेंगे तुमको, ठीक है ना। दूध का दाम यदि चेंज होता है तो वाइन के डिमांड में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अनरिलेटेड है। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी के 3 प्रकार थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इलास्टिसिटी, ठीक है। अभी मेथड्स ऑफ मेजरिंग हमने देखा था, परसेंट 3 मेथड्स है, रेशियो इसको परसेंटेज भी बोलते हैं, रेवेन्यू आउटपुट इसको एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक और पॉइंट इसमें और 2 मेथड्स है। इसमें हमने देखा था कि ओरिजिनल प्राइस 10 का 7.5 होता है, तो क्वांटिटी 500 से 700 बढ़ जाता है। सिर्फ अपने को ये जो फर्क आया है प्राइस में और क्वांटिटी में, ये इलास्टिसिटी 5 में से किस प्रकार से वो ढूंढना था। तो मैंने तुमको बताया था कि कैसे याद रखना है,
इलास्टिसिटी इज अ चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, क्यू क्यू पी पी लिखो, फिर इसको क्यू क्यू पी पी सिर्फ डेल्टा डाल देना मतलब चेंज, और इसको बस इंप्लीमेंट करना है फॉर्मूला, ये नंबर्स ये फॉर्मूले में भरोगे, डेल्टा मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना है 200, ये रहा 200, ये क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी है 500, ठीक है, बस फिल इन द ब्लैंक करना है इस फॉर्मूले में, तुम्हारा आंसर आता है 1.6, एक के ऊपर क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक, ये रहा। सो ये परसेंटेज मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने बताया था, तुम 500 रुपए लेकर जाते हो, दाम कम होता है, तुम एग्जैक्टली 500 खर्चा करते हो, दिस इज यूनिटरी। उसी प्रकार से 500 रुपए लेके जाते हो, दाम कम होता है, तुम ज्यादा खर्चा करते हो, रिलेटिवली इलास्टिक, तुमने अपना खर्चा स्ट्रेच किया है, दाम कम होता है, तुम अपना खर्चा कम कर देते हो, रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्यों है, ये 500 रुपए का वर्टिकल लाइन, यूनिटरी बोलेंगे इसको, कि दाम कम भी हुआ तो भी तुमने क्वांटिटी बढ़ा के 500 रुपए पूरा उड़ा दिया। यहाँ पे दाम कम हुआ, तुमको पता है भविष्य में दाम कम नहीं होगा तो तुमने ज्यादा खरीद लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे दाम कम हुआ लेकिन तुमने खर्चा कम किया, 500 टू 440, ये इनइलास्टिक है, ये यूनिटरी है, ये इलास्टिक है, ये इनइलास्टिक है, करेक्ट। फिर पॉइंटर ज्योमेट्रिक मेथड में मैंने बताया था कि जो पहला मेथड था परसेंटेज, वो चेंज इन प्राइस पर आधारित था, दूसरा मेथड वो तुम्हारे खर्चे पर आधारित था, तीसरा मेथड कर्व में ये पॉइंट में तुमको इलास्टिसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका एक फॉर्मूला है, आर बी लोअर सेगमेंट है एल, आर ए अपर सेगमेंट है यू, बस डिवाइड करना है, ठीक है ना। स्केल से मेजर करने का, लोअर सेगमेंट को न्यूमरेटर में रखने का, नॉर्मली लोअर सेगमेंट को डिनोमिनेटर में रखते हैं बट फॉर्मूले में उल्टा है, ऊपर रखते हैं, और जो अपर सेगमेंट है उसको नीचे रखते हैं, बस इतना उल्टा है फॉर्मूले में। उस प्रकार से तुम आराम से कोई भी पॉइंट में इलास्टिसिटी निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। सेंटर पे बिकॉज ये इक्वल डिवाइड करता है सेगमेंट को दो भाग में, तो बीच में सेंटर में यूनिटी या यूनिटरी होगा, ए पॉइंट में जो बोलते हैं ना परफेक्टली इलास्टिक है, तो ये जीरो, ये इन्फिनिटी होगा। एस मैंने बताया था प्राइस जितना ज्यादा ऊपर रहेगा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, फिर ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, प्राइस ऑलरेडी कम हो गया तो इलास्टिसिटी कम हो जाता है, तो लेस देन 1 मैंने बताया था नमक का जीरो, नो चेंज, तो ये बी पॉइंट में जीरो आएगा। फिर आर्क इलास्टिसिटी, कोई जब ये लीनियर कर्व एक लाइन में है डिमांड कर्व, लेकिन यहाँ पे नॉन लीनियर रहेगा, आर्क में रहेगा, तो सपोजिटली इस पॉइंट में इलास्टिसिटी निकालना है तो क्या करने का, एक सेगमेंट ड्रॉ करने का जो इस पॉइंट को दोनों साइड में कनेक्ट करेगा, फिर सेम फॉर्मूला लागू होगा, आर बी, ये जो है आर बी डिवाइडेड बाय आर ए, बाकी सब कुछ सेम है फॉर्मूले में, ठीक है। सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें क्या था, प्राइस रेंज, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, प्राइस ज्यादा रहेगा तो इलास्टिसिटी रहेगा क्योंकि फ्लेक्सिबल रहता है, प्राइस कम है तो तुमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम रईस होंगे इनकम ज्यादा होगा तो तुम प्राइस सेंसिटिव नहीं होंगे तो इनइलास्टिक, तुम गरीब होंगे तो प्राइस सेंसिटिव ज्यादा होंगे तो इलास्टिक। हैबिट, जिसको चाय गुटखा की आदत है या बीड़ी की आदत है, सिगरेट की आदत है, दाम बढ़ गया तो भी खरीदेगा तो इनइलास्टिक। सब्सटीट्यूट है तो इलास्टिक। कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे मैंने बताया था शू का दाम कम हो गया और शू पॉलिश का दाम कम हो गया तो भी वो नहीं बिकेगा, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन इलास्टिक में आएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, यदि तुमको लगता है भविष्य, अभी 20 तारीख को कुछ आईफोन का, एप्पल का सेमिनार या प्रेजेंटेशन है, कुछ नया आईपैड शायद लॉन्च करेंगे, और 30 अप्रैल को 30 या 28 अप्रैल को गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी का है। अब जैसे आईपैड लॉन्च होगा पुराने आईपैड का रेट कम हो जाएगा, तुमको पता है रेट 20 अप्रैल को जैसे लॉन्च करेगा एप्पल वाले, उसका पिछला वर्जन का रेट कम होगा, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट है, प्राइस सेंसिटिव हो तो इलास्टिक नहीं, तुम्हारा चश्मा टूट गया इमरजेंसी है तो फिर इन इलास्टिक। एलिमेंट ऑफ टाइम, अर्जेंसी है, घर पे सब्जी नहीं है लेने जाओगे, थोड़ा ज्यादा भी रात तो तुम ले लोगे इन इलास्टिक, बट लंबे समय में तुमको फ्रिज लेना है, थोड़ा है तुम्हारे पास फ्रिज बड़ा लेना है, 6-8 महीने रुक सकते हो तो इलास्टिक। फिर नेचर ऑफ कमोडिटी, उसमें क्या था, नेचर ऑफ कमोडिटी में क्या था, सॉल्ट, सॉल्ट का डिमांड इन इलास्टिक होगा क्योंकि वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे जीरा राइस हो सकता है तुम अवॉइड करो, ठीक है ना, नहीं रहा तो क्या करे, चल सकता है, लेकिन नमक के बिना तो स्वाद नहीं आएगा, सो नमक इन इलास्टिक है, बाकी जो जिसको तुम रिप्लेस कर सकते हो वो इलास्टिक है। फिर ड्यूरेबल गुड्स तुम टाल सकते हो खरीदी, कोई अर्जेंसी नहीं है तो इलास्टिक, नहीं टाल सकते, तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया तो फिर इन इलास्टिक, नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा है तो इलास्टिक,
यदि प्राइस कम करता है। प्रोपोर्शनेट इनकम, यदि न्यूज़पेपर बहुत छोटा प्रोपोर्शन है तुम्हारे टोटल इनकम में तो इनइलास्टिक, उसमें 50 रुपए कम ज्यादा हो गया तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सो इसका स्टोरी बताया था, सेम मैकडोनल्ड्स का स्टोरी था जो मैंने बताया था, ठीक है ना। वीडियो में स्टोरी एक बार देख लेना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने बताया था, मोनोपोलिस्ट यदि उसका डिमांड, जैसे कि कोविड वैक्सीन इनइलास्टिक है, लोग लेंगे तो दाम बढ़ा देगा वो। इलास्टिक है जैसे मास्क ले लो, अभी तो सब कंपटीशन इतना आ गया तो प्राइस कम करके ज्यादा बेच सकते हैं। गवर्नमेंट पेट्रोल का डिमांड इनइलास्टिक है, लोग को जरूरत पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। तो टैक्सेस मैंने बताया था 1 लीटर में करीबन 50 रुपए टैक्स लगता है, इनइलास्टिक है तो टैक्स ज्यादा रहेगा। इलास्टिक है जैसे एयर कंडीशनर, तो गवर्नमेंट टैक्स कम करके मैनेज कर सकता है। फिर टैक्सेस का एग्जांपल मैंने दिया था, किसका दिया था, पेट्रोल का दिया था, ठीक है ना, कैडबरी का दिया था। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि टैक्सेस का, वापस से यदि मिस हो गया तो वापस से बता दूं। पेट्रोल का डिमांड इनइलास्टिक है तो रेट ज्यादा होगा, टैक्सेस ज्यादा होगा। इनइलास्टिक और इलास्टिक है तो रेट कम होगा। बिजनेसमैन भी देखेंगे उनका प्रोडक्ट इलास्टिक है, जैसे आज की तारीख में वेजिटेबल्स और ग्रोसरी इनइलास्टिक है, लोग लेंगे, लोग लॉकडाउन में कुछ भी हो सकता है तो रेट कम नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे शूज ले लो, कपड़े ले लो, जो नेसेसिटी नहीं है तो बिक नहीं रहा है तो रेट कम करके ज्यादा बेचेंगे, तो इलास्टिक है तो रेट कम होगा। लेकिन ग्रोसरी, अभी किराना का दाम, सब्जी का दाम कम नहीं होगा, सब घर पे बैठेंगे तो इमरजेंसी में स्टॉक करके रखेंगे तो उसका रेट ज्यादा ही होगा। फिक्सेशन ऑफ वेजेस, मैंने होंडा का एग्जांपल दिया था कि होंडा का डिमांड यदि मोनोपोली की तरह है गाड़ी, तो मजदूर लोग बोलेंगे रेट बढ़ाओ, ज्यादा कमाओ, हमको मजदूरी दो। और इलास्टिक है तो बोलेंगे रेट कम करो, मैंने Hyundai i20 का एग्जांपल लिया था, तो रेट कम करो, ज्यादा कम मतलब डिमांड बढ़ेगा, ज्यादा कमाओ, हमको मजदूरी दो। दोनों केस में मजदूर ज्यादा चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने पेट्रोल का एग्जांपल लिया था कि जैसे सऊदी अरेबिया से हम खरीदते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में सऊदी अरेबिया को पता था कि अपने देश का डिमांड ही नहीं इलास्टिक, अपने को जरूरत पड़ता ही है। अपन सबसे ज्यादा इराक से खरीदते हैं, नंबर 2 पे सऊदी अरेबिया था। तो बिकॉज अपने लिए उनको लगा था अपने लिए इलास्टिक है, तो उन लोगों ने रेट और आउटपुट कम नहीं किया था, रेट भी उतना ही था। तो अपन ने एक झटके में 42% डिमांड कम कर दिया, उनसे अमेरिका से ऑर्डर किया, तो फिर तो रेट गिरना ही है, सीधी बात है। और जैसे सऊदी अरेबिया को पता है कि पाकिस्तान को पेट्रोल चाहिए और पाकिस्तान के पास उतनी फाइनेंशियल ताकत नहीं है कि अमेरिका से कैश में खरीदे, तो वहां पे रेट ज्यादा रहा तो भी पाकिस्तान को स्वीकारना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इलास्टिसिटी देखा जाता है, इनइलास्टिसिटी देखा जाता है ना। अभी इंटरनेशनल ट्रेड में जैगवार जो टाटा की गाड़ी है, तुम देखो चाइना है, सब जगह उनका सेल कम हुआ रहेगा। यदि कोविड में लॉकडाउन है, कौन लोग खरीदेगा। सो लॉकडाउन में लग्जरी गुड्स का डिमांड इंटरनेशनल ट्रेड में कम हो जाता है, फिर जब लॉकडाउन खत्म होता है, सब कमाने नॉर्मल लगते हैं तो वापस बढ़ जाएगा। पब्लिक यूटिलिटीज का मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन जो है, बस शिवशाही का एग्जांपल दिया था। पूना टू नासिक जो बसेस है, वो प्राइवेट बसेस अपना मनमानी करते थे, 600 800 1000। शिवशाही आज के तारीख में 400 450 में उसी लेवल का सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, बिकॉज डिमांड इलास्टिक है। और बिकॉज नासिक टू पुणे फ्लाइट शुरू हुआ था, तुमको पता है टिकट रेट क्या था नासिक पुणे फ्लाइट का, किसी को कोई आइडिया है? फ्लाइट टिकट्स कितना था पता है? नासिक पूना का एरोप्लेन रेट का 6000 रुपये रखा था उन्होंने, बिकॉज उनको पता था कि डिमांड इनइलास्टिक है, लोग को यदि फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो कोई जाता नहीं है। और अभी चलता है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि 5 घंटे में तो वैसे भी तुम पहुंचोगे ही। फ्लाइट से जाना है तो तुमको 1 1.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा, फिर आधे घंटे का फ्लाइट, मतलब 2 2.5 घंटे तो वैसे भी जाना ही है तुमको, और कॉस्ट भी ज्यादा लगता है। इसका स्टोरी मैंने बताया था तुमको कि एक मोनोपोलिस्ट है जो मनमानी करता है रेट का, तो गवर्नमेंट जीएसटी लगा देता है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन शॉक में आ जाते हैं। इसकी वजह से बोलते हैं ना, मार्केट में डिमांड कम हो जाता है, मजदूरी कम देते हैं, मजदूर नाराज होके जो है ना, नहीं, फिर बिजनेसमैन शॉक हो जाते हैं, और पब्लिक में जो वर्कर्स मौजूद है उनका मजदूरी कम हो जाता है, फिर मजदूर लोग नाराज होकर इंटरनेशनल फॉरेन में चले जाते हैं नौकरी करने। ये स्टोरी बताया था आज सवारी 7:30 के बैच में, ये लेक्चर हुआ था, जो इसका पिछला वीडियो है, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे तुम्हारा ये खत्म होता है रिविजन।